मुजान के मून वॉक करने से लेकर इन दोनों के सैक्रिफाइस तक अब डीमन स्लेयर में क्या होने वाला है, यही सोचा होगा ना तुमने। तो तुम्हारा भाई बताएगा इस वीडियो में कि सभी हाशिरा इन्फिनिटी कासल में आने के साथ ही अपने मुजान के बच्चों से लड़ने लगते हैं, यानी अपर मून से। वैसे मैंने जेनेत्सु वर्सेस डीमन काइगाकू की फाइट इस वीडियो में कवर की है, जो कि इन्फिनिटी कासल आर्क में ही टेक प्लेस करती है, जो कि तुम इसके बाद जाके देख सकते हो या इससे पहले भी जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून कोकोशिबो को किसने डिफीट किया ये जानेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो इन्फिनिटी कासल में कोकोशिबो की मुलाकात सबसे पहले मिस्ट हाशिरा मोइचिरो से होती है, जिस पर मोइचिरो कोकोशिबो से मिलकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे कोकोशिबो को देखकर उसके और अपने में काफी ज्यादा पावर गैप महसूस होती है। बट अदर हैंड कोकोशिबो को मोइचिरो थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगता रहता है। बट मोइचिरो को साथ ही पावर गैप तो महसूस हो रही थी, बट उसे ये भी पता लगता है कि कोकोशिबो पहले एक ब्रीदिंग यूजर था और कोकोशिबो उन फर्स्ट ब्रीदिंग यूजर में से है जिन्होंने ब्रीदिंग यूजर का इजाद किया। और मोइचिरो कोकोशिबो की ऑरा को महसूस करके वहीं पे फ्रीज हो जाता है और उसके हाथ पाँव भी काम नहीं करते रहते हैं। और जिस पर कोकोशिबो मोइचिरो का नाम पूछता है और तब हमें पता चलता है कि कोकोशिबो डीमन बनने से पहले जिस परिवार को छोड़ा था मोइचिरो उसी परिवार का एक हिस्सा है, यानी कोकोशिबो मोइचिरो का पूर्वज है। और ये सब सुनकर मोइचिरो काफी हैरान होता है, बट वो अपने आप को शांत रखते हुए कोकोशिबो पे अटैक करता है। बट कोकोशिबो उसके अटैक को काफी आसानी से रोक देता है और फिर से मोइचिरो कोकोशिबो पे अटैक करता है और एज वी नो वो फिर से बच जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोकोशिबो कुछ मेहनत कर ही नहीं रहा है मोइचिरो से लड़ने में। बट अदर हैंड कोकोशिबो थोड़ा सा सरप्राइज भी था, क्योंकि मोइचिरो बस 14 साल का था और उसने अपने ब्रीदिंग स्टाइल को इतना परफेक्ट कर लिया था कि और साथ ही उसकी हिम्मत को देख के भी वो इम्प्रेस था। और तभी मोइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक करते हुए कोकोशिबो पे अटैक करता है। बट कोकोशिबो उसको अटैक को डिफीट करते हुए उस पर पलटवार करता है। अपनी तलवार को निकालने के साथ ही वो मोइचिरो का एक हाथ काट देता है। बट मोइचिरो जैसे तैसे अपने उस कटे हाथ को संभालता है, उस पर कपड़ा बांधता है और फिर से कोकोशिबो पे अटैक करता है। बट इस बार कोकोशिबो मोइचिरो का ब्लेड उसके हाथ से छीनते हुए उसके ही ब्लेड से उसके चेस्ट में दे मारता है और जाके पिलर में गाड़ देता है। और कोकोशिबो मोइचिरो को एक डीमन बनाना चाहता रहता है और कोकोशिबो मोइचिरो से कहता है कि डीमन बनने के बाद तुम अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मुजान भी काफी खुश होगा तुम्हें डीमन बनते हुए देख के, क्योंकि एट दिस पॉइंट अब बस मैं ही एक अपर मून बचा हूँ और तुम लकी हुए तो मुजान तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और गेना इन दोनों को एक पिलर के पीछे छुप कर देखता रहता है और कोकोशिबो पर एक सरप्राइज अटैक करने वाला रहता है। जैसे भी अपना गन निकालता है उससे गन पे एक फ्लैश पड़ता है और गोली वो चला नहीं पाता है। और तभी कोकोशिबो गेन्ना के पीछे आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि गेन्ना का एक हाथ कट चुका है। पर फिर भी गेन्ना अपने पीछे रखे हुए स्वॉर्ड को निकालता है और कोकोशिबो पे अटैक करता है। बट कोकोशिबो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और कोकोशिबो गेन्ना से कहता है कि लगता है तुम डीमंस को खाते हो, और इसी के साथ गेन्ना को 2 हिस्सों में काट देता है। बट फिर भी गेन्ना मरा नहीं रहता है, जिस पर कोकोशिबो कहता है कि कुछ हजारों साल पहले तुम्हारे जैसा एक स्वॉर्डमैन था जो कि डीमंस को खाता था, और जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो मैंने उसको 2 हिस्सों में काट दिया, तब तो वो मर गया था, बट तुम नहीं मरे। लगता है मुझे तुम्हारा सर ही उड़ाना पड़ेगा और मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम जैसे फेक डीमन को जिंदा रख के। और कोकोशिबो अपनी तलवार से गेन्ना पे अटैक कर ही देता है और तभी गेन्ना का भाई सानिमी वहाँ पे आ जाता है और सानिमी को बचाते हुए कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें डीमन स्लेयर बनने से मना किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा एक परिवार हो, तुम्हारा बच्चा हो और तुम एक आम जिंदगी जियो, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी और डीमन स्लेयर ज्वाइन किया। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पे आज बचाऊंगा। जिससे हमें पता चलता है कि सानिमी ने गेन्ना से कभी नफरत की ही नहीं, वो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। और तांजीरो ने भी पहले ये बताया था कि सानिमी तुम्हें कभी हेट करता ही नहीं है। और गेना ये सारी बातें सुन के काफी इमोशनल हो जाता है और अपने बड़े भाई सानिमी से माफी मांगता है। और सानिमी कोकोशिबो पे अटैक करता है, बट उससे पहले कोकोशिबो सानिमी पे अटैक करता है। बट सानिमी कोकोशिबो के दोनों पाँव से निकल जाता है और कोकोशिबो पे एक पलटवार करता है। बट इस बार कोकोशिबो जंप करके उस अटैक से बच जाता है और फिर से सानिमी ऊपर से अटैक करता है। बट इस बार वो अटैक कोकोशिबो को लगता है और सानिमी कोकोशिबो के पास जाके लड़ने लगता है और दोनों ही एक साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और कोकोशिबो सानिमी से कहता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी और तुम्हारी ब्रीदिंग स्टाइल काफी अच्छी है और तुम उसे काफी अच्छे से यूज भी कर सकते हो। और अदर हैंड सानिमी कोकोशिबो के बारे में सोच रहा था कि एवरी टाइम मैं इस बंदे की स्किल्स देखता हूँ तो मुझे काफी गूज़बम्स आते हैं और ये अपने ब्लेड से जो स्लाइसेस निकालता है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, काफी ज्यादा बड़े होते हैं, कभी काफी ज्यादा छोटे होते हैं। और एक बार के लिए मैं इसे स्लाइसेस से भी बच जाऊँ, बट इसकी स्पीड इतनी काफी है कि मेरे हिलने से पहले ही वो
वहाँ पे पहुंच जाता है मुझे मारने के लिए। और मैं हैरान नहीं हूँ कि मोइचिरो इसे कैसे हार गया, और लगता नहीं है कि मैं इसे अकेले हरा पाऊंगा। और प्लस ये बंदा ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज कर रहा है, और ऊपर से तो तुम सोच ही सकते हो कोकोशुबो एक ब्रीदिंग यूजर है, और प्लस वो एक डीमन है जिसकी वजह से ही कैन यूज रीजनरेशन। मतलब कि तुम इस बंदे का हाथ उड़ा दो, ये अपना हाथ उगा लेगा फिर से, जो कि काफी इम्पॉसिबल है एक ह्यूमन के लिए। जिसपे सानिमी हंसते हुए कहता है कि इसे मारने में तो काफी मजा आएगा। साड़े को देख रहे हो, पहले ये कह रहा था कि मैं इसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा, और अब कह रहा है कि मैं इसे ही मार दूंगा। और ये दोनों ही एक दूसरे पे काफी पावरफुल अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों को तो कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि आसपास के पिलर तबाह हो रहे थे। और कोकोशुबो की एक अटैक से सानिमी काफी घायल हो जाता है, जिस पर कोकोशुबो कहता है कि तुम थोड़े से भी हिले तो तुम्हारे ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। जिसपे सानिमी हंसते हुए कहता है कि मेरा ब्लड काफी रेयर ब्लड है, जिसकी वजह से डीमंस उससे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि नेज़ुको हुई थी जब वो सानिमी से मिली थी, बट उसने सानिमी के ब्लड को इनकार कर दिया था। बट इस बार कोकोशुबो के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोकोशुबो सानिमी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसकी ब्लड की वजह से, क्योंकि सानिमी का ऐसा ब्लड है कि डीमंस की तरह अट्रैक्ट होंगे और उसको खाना चाहेंगे। तो इसी की वजह से तुम सानिमी की बॉडी पे काफी सारे कट देख सकते हो, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जिस पर कोकोशुबो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि इस बंदे ने अपने ब्लड को सॉलिडिफाई किया और अपने बॉडी से अपने ब्लड को गिरने से रोका, और अपने ऑर्गन्स को भी संभाला अपने ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से। अगर इसकी जगह कोई और ब्रीदिंग यूजर होता तो अभी तक वो मर गया होता। और सानिमी कोकोशुबो पे काफी सारे अटैक करता है, बट कोकोशुबो उन अटैक से बच जा रहा था, और कोकोशुबो सानिमी के शॉट को अपने पाव से रोकते हुए उसे जमीन में गाड़ देता है और सानिमी पे एक अटैक करता है। बट पता नहीं सानिमी को कहाँ से गेन्या की गन मिल जाती है, जिससे वो अटैक को रोकते हुए सानिमी पे अटैक करता है। बट कोकोशुबो उसके बुलेट को रोकते हुए काफी गुस्से में सानिमी पे अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, बट और सानिमी अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा फेवरेट स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इस फाइट को ज्वाइन करने वाला है। तो तुम सोच सकते हो कौन है, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो है ग्यूमी। और ग्यूमी सानिमी को बचाते हुए कहता है कि जो तेरे वुंड से उसे फटाफट से सील, और तब तक मैं इस अपर मून को संभालता हूँ। जिसपे सानिमी कहता है कि ठीक है सॉरी। देख रहे हो भाई, जो सानिमी सबसे इतना अकड़ के बात करता था, वो ग्यूमी के सामने कितने प्यार से बात। तो दोस्तों अब आराम से बैठ जाओ आप लोग, क्योंकि अब से असली फाइट चालू होने वाली है, कोकोशुबो वर्सेस ग्यूमी। और कोकोशुबो के सामने ग्यूमी आता है, और कोकोशुबो सी थ्रू वर्ल्ड की हेल्प से सानिमी की बॉडी को देखता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ग्यूमी की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। जिसपे कोकोशुबो भी कहता है कि काफी हजारों साल बाद में तेरे जैसे एक वॉरियर को देख रहा हूँ, और तेरे से लड़ने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है मुझे। और ग्यूमी के अपने वेपन को हिलाने के साथ ही वहाँ का पूरा सारा एटमोस्फियर चेंज हो जाता है, और ग्यूमी कोकोशुबो पे अटैक करता है अपने वेपन से, अपने बॉल वाले साइड से। बच कोकोशुबो उस अटैक से बच जाता है, बट कोकोशुबो को ऐसा लग रहा था कि वो अटैक से बच गया है, बट ऐसा नहीं था। कोकोशुबो के पास ग्यूमी का एक्स भी आ जाता है, जिसपे कोकोशुबो काफी हैरानी के साथ कहता है कि ये बंदा अपने वेपन के दोनों साइड को चला सकता है एक साथ, और इवन कोकोशुबो ग्यूमी के वेपन की चेन को भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसका पूरा वेपन ही आयरन बॉल से बना है, जो कि डीमन स्लेयर में हाई ग्रेड मटेरियल है वेपन के लिए। और कोकोशुबो ने उस चेन को भी रोका तो उसका स्वॉर्ड टूट जाएगा। और ग्यूमी के इतने सारे अटैक करने के बाद फाइनली एक अटैक कोकोशुबो को लग जाता है, क्योंकि एक भी अटैक इस मॉन्स्टर को तो लग ही नहीं रहा था पूरे चैप्टर्स में, जिस पर कोकोशुबो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बंदा अपने वेपन्स को ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि वो इसके शरीर का ही पार्ट होए। और तभी ग्यूमी अपने वेपन की चेन की मदद से कोकोशुबो की तलवार पकड़ता है और उसे तोड़ ही देता है, जिससे उसकी तलवार का वो हिस्सा जमीन पे गिर जाता है। जिस पर कोकोशुबो कहता है कि मेरी से जुड़ी हुई चीज अगर टूट भी जाए तो फिर से रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि वो एक मेरी शरीर का ही हिस्सा है, और लगता है कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद गई। और तभी ग्यूमी काफी बैडेस तौर पे कहता है कि लगता है मुझे इसे यूज करना ही पड़ेगा, मैंने इसे मुजान के लिए बचा के रखा था, बट ऐसा लगता है कि अगर मैं आज यहाँ पे हार गया तो मैं मुजान तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी इसका यूज करना ही पड़ेगा। और तभी ग्यूमी काफी बैडेस तरीके से अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करता है, जो कि भाई मैं देख के काफी हैरान हो गया था जब मैंने ये पैनल पढ़ा था। और दूसरी तरफ मोइचिरो अपने सीने से तलवार निकालने की कोशिश करता रहता है, और लकीली वो अपनी तलवार निकाल भी लेता है अपने सीने से, और कहता है कि मुझे काफी टाइम लग गया अपने ब्लड को रोकने में, और अभी मैं काफी हॉरिबल कंडीशन में हूँ, और मैं इस चोट के साथ नहीं लड़ सकता, और मुझे काफी घंटे लगे अपने ब्लीडिंग को रोकने में, और मेरे पास ब्लेड फिजिकल बॉडी होती तो मैं भी अपने खून को काफी जल्दी से रोक देता, जैसे सानिमी ने किया था। और एटलीस्ट मुझे अपर वन को हराने में उनकी थोड़ी सी भी मदद करनी चाहिए, भले उसमें मेरी जान क्यों न चले जाए, और एटलीस्ट वो उनके काम तो आएगा। और वो अपने तलवार को उठा के वहाँ से जाने ही लगता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम पुकारती रहती है। तभी वो पीछे देखता है, और तभी वो देखता है कि वो गेन्या है, जो कि अभी भी जिंदा है। और गेन्या मोइचिरो से कहता है कि वहाँ पे जो बाल पड़ा है क्या तुम मुझे लाके दे सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट तक तुम लोग के काम आना चाहता हूँ और अपने बड़ी भाई की मदद करना चाहता हूँ, भले उसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। और फिर से हम फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पे कोकोशुबो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है ग्यूमी के डीमन स्लेयर मार्क को देख के। और तभी कोकोशुबो ग्यूमी की एज के बारे में पूछता है, और अंदाजा लगाता है कि ग्यूमी की एज 27 या 28 साल होगी, क्योंकि और साथ ही ग्यूमी से कहता है कि जिन्होंने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक किया वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं
नहीं पाए और तुमने अपना डीमन स्लेयर मार्क 27 की उम्र में ही अवेक कर लिया और लगता नहीं कि तुम शहादत देते जिंदा रह पाओगे। लगभग लगता है कि आज रात की फाइट के बाद तुम मर जाओगे। अगर बच गए तो डीमन स्लेयर मार्क की वजह से मर जाओगे और नहीं बचे तो मेरे हाथों से मर जाओगे। जिसमें गिमी काफी बैड तौर पे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी गया तुम्हें मारते हुए, और मुझे पता है कि इन सारे ब्रीदिंग यूजर में से एक ऐसा ब्रीदिंग यूजर था जो कि 25 साल से ज्यादा जिया अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक करने के बाद भी। तो गाइस तुम्हें पता है ना वो कौन है? द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ द सेंचुरी, यूरिची। और इसी के साथ कोकोशिबो गिमी पे अटैक कर देता है और दूसरी तरफ सानिमी ने अपने वुंड्स को स्टिचेस लगा के वहां से उठने लगता है और तभी हम देखते हैं कि सानिमी ने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर लिया है, जो कि काफी कूल लग रहा था, और सीधा कोकोशिबो पे अटैक करने चला जाता है। और कोकोशिबो सानिमी को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है कि लगता है कि इस जेन के सारे हाशिया ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर लिया है। और तभी सानिमी के पीछे से गिमी का एक एक्स आता है जो कि सानिमी हवा में डॉज कर लेता है और वो अटैक कोकोशिबो को जाके लग जाता है। बट कोकोशिबो जैसे न तैसे उस अटैक से बचता है और सोचता है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि वो दोनों इतना परफेक्टली उस पर अटैक कर पा रहे। और सीन शिफ्ट होता है गेन्ना की ओर जो कि कोकोशिबो का बाल खा लिया होता है और तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, बट वो इतना ध्यान नहीं देता है और गेन्ना काफी जल्दी रीजनरेट कर लेता है अपने आप को और कहता है कि जो गिमी ने उस तलवार को तोड़ा था, अगर मैंने उसको खा लिया तो मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और मैं अपने भाई की मदद कर पाऊंगा। और फिर से गेन्ना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि मुजान की होती है, जो कि कोकोशिबो से कहती रहती है कि उन सभी हाशिया को वहाँ पे रोक के रखो, मेरे पास आने मत दो क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और गेन्ना मुजान की बातें क्यों सुन पा रहा है? क्योंकि गेन्ना ने कोकोशिबो का बाल खाया है, इसकी वजह से मुजान की भी आवाज सुन सकता है। और फिर हम कोकोशिबो को देखते रहते हैं जो कि अपने मन में ही सोचता रहता है कि जिनसे मैं अभी लड़ रहा हूँ वो काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली ये बंदा जो कि अपने वेपन को इतने स्पेसिफाइड तरीके से यूज कर सकता है और लगता नहीं कि ये ब्लाइंड है। और मुझे गिमी पे अटैक करना है तो उससे पहले मुझे सानिमी की तलवार को रोकना पड़ेगा। और तभी सानिमी कोकोशिबो की तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिसपे कोकोशिबो सोचता है कि इस बंदे की रिफ्लेक्शन और स्पीड बढ़ती जा रही है हर अटैक के साथ, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि गिमी ने कोकोशिबो पे अटैक कर लिया है अपने एक्स की मदद से, जिससे कोकोशिबो का कान कट गया है और इसकी वजह से कोकोशिबो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका मौके का फायदा उठा के गिमी और सानिमी अपना दोनों ही पावरफुल अटैक कोकोशिबो को दे मारते हैं और कहते हैं कि हमें इसका सर उड़ाना पड़ेगा, जिसपे कोकोशिबो हंसते हुए कहता है कि सही कहा तुमने। और अगले ही पल गिमी और सानिमी की बॉडी से खून निकलने लगता है और दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि कोकोशिबो ने इतने दूर से इतना परफेक्ट अटैक कैसे कर लिया। और तभी धुएं से कोकोशिबो निकलता है और कहता है कि तुम्हारे उस अटैक से बस मेरे कपड़े ही फटे और यहाँ पे आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा तो बाकी के डीमन स्लेयर्स खुद ही हार मान जाएंगे क्योंकि तुम दोनों ही काफी पावरफुल हो जो कि आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। और जो अटैक कोकोशिबो ने पहले इन दोनों पे किया था उसकी वजह से सानिमी की 2 उंगलियां कट जाती है और सानिमी सोचता है कि अगर गिमी का चेन ना होता तो मेरी आज उंगली नहीं, मेरा दोनों हाथ ही कट जाता। और ये फाइट चलती रहती है। तभी हम ऊपर कुछ कौवे को देख पाते हैं जो कि ये फाइट को देखते रहते हैं और वो कौवे के मदद से ये तीनों भी इस फाइट को देखते रहते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता है ये तीनों कौन है तो ये इसके बच्चे हैं जो कि इसके मरने के बाद डीमन स्लेयर कॉप को अब हैंडल करेंगे, स्पेशली ये। और इन तीनों में से एक लड़की कहती है कि हमें सानिमी और गिमी की मदद के लिए हमें तांजीरो और गियो को भेजना चाहिए, जिस पर ये कहता है कि नहीं, गियो और तांजीरो मुजान की तरफ जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गिमी, सानिमी, गेन्या और मोइचिरो कोकोशिबो को आज डिफीट कर देंगे। और फिर से हम फाइट की तरफ आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कोकोशिबो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल का यूज करता रहता है। मतलब कि बंदा पहले तो खेल ही रहा था इन लोगों के साथ, अब जाके थोड़ा सा सीरियस हुआ है ये। और तभी कोकोशिबो अपने ब्रीथिंग टेक्निक के 7th फॉर्म को यूज करता है और उसी के साथ 8th फॉर्म को भी यूज करता है, जिसपे और कोकोशिबो के अटैक्स इतने पावरफुल थे कि उसे गिमी और सानिमी देख भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी घायल भी हो गए थे। और फिर कोकोशिबो सानिमी पे अटैक करता है पर तोकिदो सही समय में आके उसे बचा लेता है। और तभी हम गेन्ना को देखते हैं जो कि गिमी को कोकोशिबो से लड़ते हुए देख रहा होता है और सोचता रहता है कि क्या ये मैं करके अपने भाई और इन सबको बचा सकता हूँ या फिर से कोकोशिबो मुझे स्लाइसों में काट देगा। अगर मैं एक हाशिरा होता तो इन लोग को जरूर मैं बचा पाता। तभी उसे तांजीरो की याद आती है जो उसे कह रही होती है कि जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है उसी में काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है दूसरों से लड़ने के लिए। और तांजीरो की बात को याद करने के साथ ही वो अपने जेब से कोकोशिबो की कटी हुई तलवार निकालता है और उसे खा लेता है। और दूसरी तरफ गिमी कोकोशिबो से लड़ता रहता है और गिमी सोचता रहता है कि इसके अटैक इतने पावरफुल है कि मैं उसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा कि वो कहाँ से आएगी और इस बंदे की अटैकों की टेक्निक खत्म ही नहीं हो रही है और ये कंटिन्यूसली मेरे पे अटैक कर रहा है। अगर इसका एक भी अटैक मुझे लग गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। और इसी के साथ गिमी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये डीमन क्या दे सकता है जो मैं नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही गिमी कोकोशिबो की बॉडी में फोकस करने लगता है और लकीली वो भी सी थ्रू वर्ल्ड में चला जाता है। और भाई लिटरली इस पॉइंट पे गिमी कोकोशिबो के पल्स को भी महसूस कर सकता था और ये काफी बड़ी बात हुई है एक अंदर डीमन स्लेयर के लिए और साथ ही फाइट में एक एडवांटेज का काम करेगी। और दूसरी तरफ तो भी तो यही सोचता रहता है कि मैं कोकोशिबो के अटैकिंग में कैसे जाऊँ। अगर बस एक सिंगल मोमेंट के लिए भी वो कोकोशिबो को रोक पाया तो
उसे पूरा विश्वास है कि सानिमी और ग्यूमी उसका सर उड़ा देंगे और इसलिए तो बिना कुछ सोचे समझे कोकोशिबो के पास जाता रहता है। ग्यूमी और सानिमी ये देख के उसके पीछे जाने लगते हैं, बट ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे थे, जिसकी वजह से कोकोशिबो बस इनमें से दो को ही रोक पाएगा और इसीलिए बस कोकोशिबो ग्यूमी और सानिमी को ही रोकता है, जिससे तो कोकोशिबो पे अटैक कर लेता है और साथ में सानिमी और ग्यूमी भी उस पर अटैक कर देते हैं और इन सब में तो का एक पाव कट जाता है और कोकोशिबो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये लोग भी सी थ्रू वर्ल्ड को देख सकते हैं, क्योंकि ग्यूमी के काफी सारे अटैक कोकोशिबो को लग रहे थे, जिस पर कोकोशिबो काफी गुस्से में अपने नेक्स्ट अटैक उन लोग पे करता है। तभी हम गेन्ना को देख सकते हैं जो कि कोकोशिबो के पीछे खड़ा रहता है और लिटरली इस पॉइंट पे गेन्ना रियली एक डीमन बन चुका है और गेन्ना कोकोशिबो पर अपने गन से गोलियां चलाता है और कोकोशिबो उन गोलियों को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश भी करता है, बट वो नहीं कर पाता है। वो गोलियां अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर से कोकोशिबो पे जा लगती है, जिससे कोकोशिबो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यही काफी नहीं था कि अब वो बुलेट एक ट्री का शेप लेने लग रहे थे कोकोशिबो के बॉडी के अंदर ही, जिसकी वजह से कोकोशिबो हिल भी नहीं पा रहा था और तब कोकोशिबो को पता चलता है कि ये एक ब्लड डीमन आर्ट है और 400 इयर्स बाद कोकोशिबो को अपना जान का खतरा महसूस होता रहता है। और इससे पहले कोकोशिबो ने ये डर तब महसूस किया था कि जब अपने छोटे भाई के आमने सामने था, जिस पॉइंट पे यूरिची की उम्र 80 साल थी और इस एज में भी बस यूरिची ऐसे खड़े होके भी कोकोशिबो को डरा देता है। और जब यूरिची अपना अटैक अनलिश करता है जिस पर कोकोशिबो के पास उसका कोई भी तोड़ नहीं था और अगर यूरिची चाहता तो वो कोकोशिबो को वही का वही मार देता, बट उसने ऐसा नहीं किया और फिर कोकोशिबो यूरिची पे अटैक करता है, बट यूरिची अपने ओल्ड एज से वहीं पे मर गए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कोकोशिबो मारा जाएगा? बट ऐसा नहीं होता है। कोकोशिबो काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने बॉडी से स्पाइक निकाल देता है जो कि स्वॉर्ड का भी काम करती है और साथ में वो लोगों पे अटैक भी कर रही थी, जिससे गेन्ना तो मरने की हालत में ही आ जाता है और वही हाल तोबितो का भी होता है। बट जैसे तैसे सानिमी और ग्यूमी उस अटैक से बच रहे थे और ये सब देख के तोबितो सोच में पड़ जाता है कि अभी तो हमें मुजान से भी लड़ना है और इसलिए वो सानिमी और ग्यूमी को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। बट वो करे भी तो क्या करे, पर तभी जो तोकितो के हाथ में जो तलवार होती है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग भी लाल हो जाता है और इनफैक्ट ये चीज कोकोशिबो को काफी इफेक्ट भी कर रही थी और इसी मौके का फायदा उठा के सानिमी कोकोशिबो के गले पे अटैक करता है। बट इस पॉइंट पे कोकोशिबो भूल गया था कि गेन्ना की बुलेट अभी भी उसके अंदर है और इसी मौके का फायदा उठा के गेन्ना अपना ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है, जिसपे कोकोशिबो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि मैंने तो गेन्ना को मार दिया था। और ग्यूमी भी इस मौके का फायदा उठा के कोकोशिबो के गले पे वार करता है, बट कोकोशिबो जैसे न तैसे उस अटैक से बच जाता है। बट इस बार सानिमी ग्यूमी के अटैक पे अपना अटैक दे मारता है, जिससे फाइनली अपर मून फर्स्ट का सफाया हो जाता है। ऐसा उन लोग को लग रहा था, पर फिर भी वो डीमन अभी तक मरा नहीं था। कोकोशिबो अपनी ब्लीडिंग को रोकता है और फिर से उन पे अटैक करता है और फिर से अपने सर को निकाल लेता है और अपने पे फक्र करता है कि इस फॉर्म में मुझे बस संसी तकलीफ होगी, तुमसे तो तकलीफ होने वाली नहीं है मुझे। और उसी दौरान कोकोशिबो सानिमी की तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देख लेता है और खुद शॉक में चला जाता है और अपने आप से क्वेश्चन करता है कि अब मैं क्या बन गया हूँ और ये एक ट्रू समुराई का फेस है जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था। और जब कोकोशिबो ये सब सोच रहा था तब उसके पेट के आग का कुछ हिस्सा अपने आप वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है और ये वही हिस्सा था जहाँ पे तोकितो ने अपना तलवार गाड़ा हुआ था कोकोशिबो के अंदर। और तब कोकोशिबो को पता चलता है कि उसका अटैक अभी भी इफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी को और इसी का मौके का फायदा उठा के द स्टोन हाशिरा अपने एक्स से कोकोशिबो के चिथड़े उड़ा देता है और दिस इज हाउ कोकोशिबो डिफीटेड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 20 लाइक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।